लास्ट क्लास में तुम लोग का आयनिक स्टार्ट हो गया था ना? यस सर। कहाँ तक हुआ था? हेलो, कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? ऑस्टवाल्ड्स का डाइल्यूशन लॉ तो बताएं। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बता दिए थे यस ना? सर। यस सर। चलो ठीक है। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं वाटर के बारे में। वाटर देखो, वाटर जो है, वाटर के बारे में तुम लोग पढ़े होगे, एक आयनिक कंपाउंड होता है। वाटर जो है खुद ही सेल्फ आयोनाइज करके H प्लस आयंस भी प्रोड्यूस कर सकता है और OH माइनस भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो वाटर के उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक टर्म तुम लोग पढ़ोगे, ऑटो प्रोटोलाइसिस, ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कि वाटर खुद ही सेल्फ आयोनाइज होके जो है प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, H प्लस प्रोड्यूस करता है एंड साथ साथ OH माइनस भी प्रोड्यूस करता है। तो इसको ऑटो प्रोटोलाइसिस बोलते हैं। तो वाटर का जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल अगर ले हम लोग, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये आयोनाइज करेगा, H3O प्लस एक्वस, और साथ साथ OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस, या फिर बहुत जगह देखोगे सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी बोला जाता है, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का भी जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लोग लिखना चाहें, एक्सप्रेशन अगर लिखोगे तो के क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन ऑफ H2O होल स्क्वायर ये तुम लोग को पता है, ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होता, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है क्योंकि वाटर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और ये K भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O का होल स्क्वायर, और इधर क्या बच गया हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, तब इसी टर्म को, ये पूरा कांस्टेंट है, इसी टर्म को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक नए टर्म से जिसको बोला जाता है KW से। ठीक है, अब KW बताते हैं क्या होता है। ये बेसिकली आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। KW इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और इस KW को क्या बोला जाता है, ये KW है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मतलब वाटर जो भी आयंस प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है ये KW। तो इसको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोलते हैं। बहुत जगह इसको इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है, H3O प्लस के जगह तुम्हारा H प्लस भी लिखा हुआ रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो बात बराबर ही है। ठीक है, तो इसको आयोनिक प्रोडक्ट बोला जाता है, और ये आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू फिक्स होता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे KW का वैल्यू जो है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14 के इक्वल होता है एक्सपेरिमेंटली। और वाटर हमको पता है ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, वाटर वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड है ना। तो न्यूट्रल कंपाउंड है तो जितना H प्लस होगा वहां पे सेम कंसंट्रेशन OH माइनस का भी होगा, तभी वो न्यूट्रल हो सकता है। तो अगर KW का वैल्यू 10⁻⁻14 है, तो हमको पता है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ये दोनों अगर इक्वल हैं, तो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे बताओ, 10⁻⁻7 मोलर के इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये जो डेटा आया है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये वैलिड है 298 केल्विन पे ही, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ही ये वैलिड होगा। समझ गए? हेलो, यस सर। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है सबको? हेलो, यस सर। चलो इसको फटाफट नोट करो। तो इसी फेनोमेनन को बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर या फिर सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर।
लिख लिए यहाँ तक? हेलो, लिख चुके हो? यस सर। चलो, अब इसके बाद वाटर के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, बहुत जगह वाटर का के तुमसे पूछा जाता है। वाटर का के एक्चुअली हम जीओसी जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि वाटर का पीके बताए थे तुम लोग को 15.7 के आसपास होता है। तो वो एक्चुअली लाते कहाँ से हैं, वो वैल्यू आया कहाँ से, वो देख लेते हैं हम लोग। तो वाटर हमको पता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट तो है, बट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे कितना कम आ रहा है। H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ के रेंज में है। तो ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन है, तो इसलिए इसको वाटर को हम लोग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है वाटर का, प्योर वाटर का मोलैरिटी कितना होता है बताओ तो। ये हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में भी कैलकुलेट किए होंगे। प्योर वाटर का मोलैरिटी कितना लेते हैं हम लोग, बताओ। कितना एज्यूम करते हैं? 55.5 मोलर, याद है तुम लोगों को? हेलो, ये डेटा याद है? वाटर का मोलैरिटी 55.5 मोलर। यस सर। ठीक है, ये कैसे आता है? वाटर का डेंसिटी 1 लेते हैं, तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर लोगे तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, तो वहां से मोलैरिटी आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो उससे जब डिवाइड करोगे हमारा 1000, क्योंकि डेंसिटी 1 होता है ना, तो डेंसिटी 1 होता है तो वहां से मास निकाल लोगे। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 1 लीटर एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, तो वहां से 1 लीटर आ जाएगा तुम्हारा मास, 1 kg आ जाएगा। तो 1000/18 करोगे तो मोल्स इतना आ जाएगा। तो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर 55.5 लेते हैं। अब हमको पता है, एक्सपेरिमेंटली हम लोग देख चुके हैं कि वाटर जब सेल्फ आयोनाइज करता है तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, सेल्फ आयोनाइजेशन में हम लोग ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि H प्लस का जो कंसंट्रेशन होता है और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये कितना होता है बताओ? कितना डेटा आया था? 10⁻⁷ मोलर के आसपास होता है, ये इसके अराउंड होता है। तब इसको जब इक्वेशन इसका लिखोगे, H2O जो है ये सेल्फ आयोनाइज कर रहा है, H2O लिक्विड, ये इस तरीके से H प्लस और OH माइनस में टूट रहा है। ठीक है, ये एक्वस और ये भी एक्वस। अब एट T = 0, T = 0 पे हम लोग एज्यूम करते हैं वाटर का कंसंट्रेशन जो है ये 55.5 मोलर है, और ये दोनों 0 0 है। अब किसी टाइम T = T पे, या फिर अगर हम लोग कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अगर देखें, तो हमको पता है कि H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इक्विलिब्रियम आया, टेम्परेचर इतना रखें, तो ये पता है ना हमको डेटा, 10⁻⁷ मोलर होता है H प्लस, और OH माइनस भी कितना होता है 10⁻⁷ मोलर। तो अगर ये दोनों इतना फॉर्म हो रहा है तो वाटर का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 55.5 माइनस क्या हो जाएगा 10⁻⁷, यस और नो? और 55.5 में अगर 10⁻⁷ माइनस भी करोगे, ठीक क्या होगा? नियरली 55.5 के आसपास ही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10⁻⁷ बहुत ही छोटा वैल्यू है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तब यहां से अगर हम लोग देखें वाटर का के, अगर हम लोग लिखना चाहें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, अब जो डेटा हमारे पास है वो वैल्यूज पुट करो। तो ये वाटर का के लिख रहे हैं हम, वाटर का के का। अब यहाँ पे देखोगे, अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁷ पुट करें, OH माइनस 10⁻⁷, और H2O का कंसंट्रेशन है ये 55.5 मोलर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 55.5 मोलर ये किसके आसपास आ जाएगा? डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा वैल्यू आएगा, देखोगे ये डिवाइड करने पे 1.8 इंटू 10⁻⁻16 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये वाटर का के है। अब 1.8 इंटू 10⁻⁻16 ये वाटर का के आ गया हमारे पास। अब अगर के है तो यहाँ से पीके निकालने का तुम लोग का वैल्यू बताएं। पीके इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग के होता है ना, याद है? जैसे पीएच लिखते हैं हम लोग माइनस लॉग
concentration of H plus. हेलो, Yes, sir. तो इसी तरह से हम लोग पीके को क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग के लिख सकते हैं। तब यहाँ पे जब पुट करोगे ये माइनस लॉग के की जगह हम लोग कितना पुट किए 1.8। एक मिनट रुकना तुम। हेलो हेलो, Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है अभी? Yes, sir. चलो यहाँ k का वैल्यू अगर पुट करोगे 1.8 इंटू 10⁻⁻16 अगर पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखना तो। सॉल्व करो इसको, लॉग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लॉग बेस 10 है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक बेस 10 रहता है यहाँ पे जब भी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देखना यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 16 माइनस लॉग 1.8 लिख सकते हैं इसको ऐसा। बताओ। Yes, sir. अब log 1.8 ये वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे देखो 1.8 जब सॉल्व करोगे log 1.8 का वैल्यू ये आता है, कितना आता है log 1.8, देख के बताओ कितना आ रहा है log 1.8 का वैल्यू। Sir, 0.255. तो 0.26 के आसपास हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो 0.26 अगर आया तो ये नियरली सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 15.74 के आसपास। तो वाटर का जो पीके वैल्यू लेते हैं हम लोग, वाटर का पीके कितना लेते हैं, ये 15.74 के आसपास, ठीक है। तो ये वैल्यू ध्यान रखना, ठीक है। लिख लिया इसको, Yes, sir. नोट कर लिए। Yes, sir. चलो, तो ये वाटर का पीके का वैल्यू होता है, ये 15.7 जो आता है, ये यहाँ से हम लोग डिराइव करते हैं। बहुत जगह देखोगे वाटर का तुमसे परसेंटेज आयोनाइजेशन पूछा जाता है, अल्फा कितना होता है, तो अल्फा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अल्फा का वैल्यू जैसे हम लोग ठीक है, वाटर का हम पीके यहाँ पीके तो कैलकुलेट कर लिए, हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं यहाँ से। तो अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल लेंगे तो उसमें कितना डिसोसिएट करता है वो अल्फा होता है। तो जैसे अगर यहाँ पे हम लोग 55.5 मोलर वाटर का लिए हैं तो इसमें कितना मोल्स वाटर का डिसोसिएट कर रहा है, 10⁻⁻7 मोलर डिसोसिएट कर रहा है यहाँ एट इक्विलिब्रियम, ये पता है ना। अगर 55.5 मोलर अगर लेंगे तो उसमें हमको पता है यहाँ पे कितना डिसोसिएट कर रहा है ये 10⁻⁻7। तो इसी तरह से अगर वाटर का 1 मोलर ले हम लोग तो 1 मोलर में ये कितना डिसोसिएट करेगा, वही अल्फा होता है। तो वाटर का अगर 1 मोल लेंगे तो ये कितना डिसोसिएट करेगा 10⁻⁻7 बाय 55.5, ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा ये। एक्चुअली यही चीज यहाँ पे अल्फा दे देगा हमको, तो अल्फा ये सॉल्व जब करोगे तो ये 1.8 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा। तो ये वाटर का अल्फा होता है,
डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये अल्फा का वैल्यू वाटर का, ये ध्यान रखना। अगर परसेंटेज अल्फा तुमसे पूछा जाएगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो परसेंटेज आयोनाइजेशन या यहाँ पे परसेंटेज अल्फा, ये क्या हो जाएगा, इसको 100 से करोगे तो 1.8 इंटू 10⁻⁷% तो इतना परसेंट वाटर डिसोसिएट कर रहा है या आयोनाइज कर रहा है। और वाटर का पीके अगर पूछा जाएगा तो ये 15.74 के आसपास आता है। ठीक है, समझ आया, ये वैल्यूज यहाँ से डिराइव होता है इस तरीके से। फटाफट इसको नोट डाउन करो। लिख लियो इसको। Yes, sir. हिमांशु, यस सर। चलो अब इसके बाद देखो, ये तो पीके की बात है। अब अगर पीके डब्ल्यू तुमसे पूछा जाए वाटर का, पीके डब्ल्यू हम लोग को पता है। पीके डब्ल्यू कितना बताए थे तुम लोगों को, इसका जो वैल्यू होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे ही तुमसे पूछा जाएगा ये चीज। तो पीके डब्ल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना आएगा बताओ। तो के डब्ल्यू ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। वाटर का जो के डब्ल्यू होता है आयनिक प्रोडक्ट होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये के डब्ल्यू का वैल्यू कितना बताए थे, 10⁻⁻14। तो अगर के डब्ल्यू 10⁻⁻14 है तो पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू। इसको इसी तरीके से लिखेंगे। तो जब माइनस लॉग के डब्ल्यू पुट करोगे यहाँ पे 10⁻⁻14 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पी के डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 14। तो वाटर का अगर तुमसे पी के डब्ल्यू पूछा जाए तो ये 14 होता है, लेकिन वाटर का पी के ए पूछा जाए तो वो 15.74। समझ रहे हो ना। क्लियर है ये चीज। यस सर। चलो, तो ये पीके डब्ल्यू और पीके में फर्क। अब ये देखो, ये पीके डब्ल्यू ये कैसे आ रहा है, तो पीएच लिखने का तरीका हमको पता है। पीएच स्केल देख लेते हैं। पीएच स्केल में तुम लोग को बताया गया होगा, ये ऑलरेडी पहले भी पढ़े होंगे, कि पीएच को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ये H प्लस। तो जैसे इस तरह से लिख रहा है तो इसी तरह से हम लोग POH भी लिख सकते हैं। माइनस लॉग H प्लस के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग PKW भी लिख सकते हैं। PKW में क्या आ जाएगा, माइनस लॉग यहाँ पे KW आ जाएगा। तो ये सब इसी तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। PKA जो आता था, PKA क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ये KA। बेस के टर्म में PKB आएगा हमारा, माइनस लॉग इसी तरीके से KB। और सब में यहाँ पे बेस 10 है, ये सारा चीज बेस 10 पे डिफाइंड है। ठीक है, सब में लॉग का बेस यहाँ पे 10 ही है। ठीक है, तो लॉग का कुछ कुछ वैल्यूज इसमें तुमको पता होना चाहिए। log 10 का, log 2 का वैल्यू पता है क्या, बेस 10 में कितना होता है, ये याद रखना है कैलकुलेशन के लिए। 0.301, नियरली 0.3 लिख सकते हो इसको, 0.301 होता है। log 3 का वैल्यू याद है, 0.48। 0.48। ठीक है, और log 5 का वैल्यू, log 5 निकाल सकते हो वैसे तुम लोग, 10/2 लिख लो और 10/2 पुट करोगे तो log 10 का वैल्यू तुमको पता है, माइनस log 2 कर दोगे तो log 10 1 होता है। और 0.3 माइनस करोगे तो log 5 कितना हो जाएगा, नियरली 0.7 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ वैल्यूज याद रखना, ये सब डायरेक्ट इस कैलकुलेशन में यूज हो जाएगा। जैसे मान लो अगर तुमको इस तरीके से अगर हमको दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, x इंटू 10⁻⁻y के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर तुमसे पीएच पूछा जाए तो पीएच क्या हम लिख सकते हैं इसका, यहाँ पे डायरेक्टली अगर यहाँ पे डिराइव भी कर सकते हो इसको, हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं y माइनस लॉग x। ठीक है, बेस 10 है यहाँ पे।
ये आ जाएगा या नहीं, देख लो करके, खुद करके देख लो। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर दिए, एक्स इंटू 10⁻⁻⁻⁻. जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा y माइनस लॉग एक्स। समझ गए बात, सिंप्लीफाई कर लो फर्दर, ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। आ गया सबका, बेसिक लॉ का प्रॉपर्टी यूज Yes, करना है, sir. इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सब सिंप्लीफिकेशन ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन फास्ट करने में यूज करेगा। जैसे मान लो अगर हमको इस तरीके से दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ H+2 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है कहीं पे, और हमसे पीएच पूछा गया, तो क्या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 3 - log 2, और 3 - log 2 मतलब 3 - 0.3, ये कितना आ जाएगा, नियरली 2.7। समझ गए, तो डायरेक्ट इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलो अब पीएच स्केल के बारे में तुम लोग पढ़े होगे। पीएच स्केल में हम लोग जैसे 25 रूम टेम्परेचर पे ही पीएच स्केल जो हम लोग देखते हैं, तो पीएच स्केल में तुम लोग ये पढ़े होगे कि 0 से कितना रेंज होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले पीएच स्केल जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो अभी देखेंगे कैसे वो टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑलरेडी पढ़ रखे हो तुम लोग क्लास 10 तक में, तो ये क्या होता है, इसमें हम लोग न्यूट्रल कितने पे मानते हैं, 0 रेंज यहाँ पे क्या होता है, 0 से 14 के बीच में लाई करता है, और 7 होता है न्यूट्रल पॉइंट, है ना, पढ़े हो ये। Yes, और sir. कोई कोई भी कंपाउंड एसिडिक है तो वो किसके किसके बीच लाई करेगा, 0 से 7 में ये एसिडिक होगा, और 7 से 14 अगर पीएच है उसका, तो ये बेसिक सब्सटेंस हम लोग बोलते हैं। तो 0 से 7, तो 7 से जितना 0 की तरफ जाते जाओगे तो ये सब्सटेंस का देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होते जा रहा है, ये इंक्रीज करते जा रहा है, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये भी क्या करेगा, इंक्रीज ही कर रहा है ना। और जितना 7 से 14 की तरफ जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ OH- बढ़ रहा है, और कंसंट्रेशन ऑफ OH- अगर बढ़ रहा है तो कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ेगा इस साइड, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा होगा। पढ़े हो ना ये सब चीज। हेलो, Yes, sir. चलो, तो अब यहाँ पे देखो हम लोग जैसे वाटर का pKw है, तो pKw को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं वाटर के, इसमें ये किसके बराबर है, पीएच प्लस वाटर का पीओएच, क्योंकि हमको पता है Kw जो है वाटर का, ये 10⁻⁻14 मोलर या 10⁻⁻14 होता है। और ये भी चीज हम लोग को पता चल चुका है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ 10⁻⁷ मोलर, और कंसंट्रेशन ऑफ OH- भी सेम ही रहता है। तो यहाँ से अगर हम लोग के pKw निकालें वाटर का, तो ये 14 होता है, और पीओएच और पीएच भी वाटर का क्या होगा, 7 + 7, तो इसीलिए pKw जो होता है ये पीएच प्लस पीओएच के सम के बराबर होता है। अब देखो, अब टेम्परेचर का डिपेंडेंस हमको देखना है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो पीएच रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा, पीएच रेंज एक्सपैंड, पीएच स्केल जो है एक्सपैंड कर जाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पीएच स्केल। ठीक है, तब देखना ये वाटर का जो, हेलो, Yes, sir. 1 मिनट वेट करना तो।
हेलो हेलो, Yes, Yes, sir. sir. आवाज आ रहा है अभी? Yes, sir. वेट करो 2 मिनट, ये पेंसिल डिस्चार्ज हो गया। चलो देखो, यहाँ तक समझ आया ना सबको? यहाँ तक मैं कुछ पूछना है तो पूछो तब तक, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। बताओ, यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। इसमें से कोई पहला क्लास आज कर रहा है क्या? शायद कोई रवि शंकर। हेलो रवि, यस सर। तुम्हारा पहला क्लास है आज? यस सर, न्यू स्टूडेंट है, आज ही ज्वाइन किया। अच्छा, आ रहा है समझ में कुछ? यस सर, थोड़ा बहुत समझ में आया, पहले का कवर नहीं है तो पूरा नहीं समझ में आया। पहले का पढ़ रखे हो? टॉपिक्स पढ़े हो या नहीं थोड़ा बहुत में? सर ऑनलाइन वगैरह से पढ़ते थे तो उतना क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा, ना क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। देखो फिर बैकअप लेना तुम बाद में जब भी फ्री होते हो, ठीक है? डाउट्स ले लेना जो भी है पीछे का। सूरज, Yes, sir. तुम तो पढ़ रखे थे ना ये चैप्टर, Yes, sir. तो फिर से दोबारा रिवाइज कर रहे हो? सर उस टाइम मतलब अच्छा से नहीं पढ़े थे। अच्छा, अच्छे से नहीं किए थे क्लासेस? तुम लोग ये सब, हिमांशु, ये सब बाहर के जितने भी स्टूडेंट हो तुम लोग, हो कि निकल गए घर? यही है सर। वहीं हो अभी? बोकारो में ही हो ना? यस सर। अच्छा, तो कब से खुल रहा है ऑफलाइन? हम्म, नहीं पता सर। अभी नहीं पता चला है? मोस्ट प्रोबेबली फरवरी से ओपन हो जाएगा, 31 के बाद ही। देखो, चलो हेलो, ठीक है चलो स्टार्ट कर रहे हैं आगे। यहाँ तक नोट कर चुके हो तुम लोग? Yes, sir. चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग देख रहे हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट अगर देखें हम लोग, तो देखो ये जो प्रोसेस होता है, H2O डिसोसिएट कर रहा है, ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर जिसको बोलते हैं, ये H+ और OH- में डिसोसिएट कर रहा है। ये प्रोसेस बताओ एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? बताओ तो, बोलो। ये जो वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है H+ और OH- में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक? Exothermic. एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक कैसे? वाटर आयंस में टूटेगा तो एनर्जी देंगे तभी तो वो ब्रेक करेगा अपने आयंस में। समझ रहे हो बात? ये प्रोसेस क्या है? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? डेल्टा एच बोलो। पॉजिटिव। तो डेल्टा एच हो गया पॉजिटिव। अब डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो यहाँ देखना, केमिकल इक्विलिब्रियम का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वांट ऑफ इक्वेशन। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज करता है, ये बताओ। वांट ऑफ इक्वेशन अप्लाई करो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बताए थे ना कि अगर हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो के इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये बताओ।
सर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर का Kw भी इंक्रीज कर रहा है। और वाटर का Kw अगर इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बढ़ रहा होगा तो वाटर, ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, तो अल्फा क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना ज्यादा फॉरवर्ड जा रहा है मतलब ज्यादा आयोनाइज हो रहा है, तो अल्फा इंक्रीज कर गया। अल्फा इंक्रीज कर रहा है, एट द सेम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ H इंक्रीज। प्लस ये इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ये भी इंक्रीज करेगा, यस और नो। क्योंकि जितना ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी बढ़ रहा है हमारा। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ रहा है तो pH क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, ये बताओ तो। डिक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर बढ़ेगा तो pH डिक्रीज करेगा। उसी तरह से POH क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो POH घटेगा। ठीक है, तो ये कब हो रहा है, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करके कर दिए 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये रॉ डेटा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, जो हमारा रूम टेम्परेचर था उससे बढ़ा दिए हम लोग, रूम टेम्परेचर 25 लेते हैं, ये 55 कर दिए, तो Kw जो होगा ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 10⁻⁻14 हो जाएगा, यस और नो। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे 10⁻⁻14 होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये Kw तो इससे ज्यादा। एज्यूम करते हैं हम लोग कि Kw कितना हो गया, ये इससे बढ़ के हो गया 10⁻⁻13 हो गया, ठीक है, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर Kw 10⁻13 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, pH प्लस POH ये किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाना चाहिए, यस और नो, होगा। यस सर। तो और वाटर के केस में हमको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस दोनों एग्जैक्टली सेम रहेगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ पे अगर pH प्लस POH ये अगर 13 के बराबर है, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, बताओ। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, कौन से, 6.5 पे आ जाएगा ना। और pH का रेंज कहाँ से शिफ्ट हो गया, 0 से अब 13 के बीच में शिफ्ट हो गया। तो देख रहे हो, टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज किए, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अब 0 से 6.5 में ये एसिडिक हो गया, और 6.5 से ये बेसिक हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पीएच स्केल क्या हुआ, एक्सपैंड किया या कॉन्ट्रैक्ट किया या श्रिंक हो गया, बताओ, बोलो। श्रिंक हो टेम्परेचर, गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट करके लिख लेना कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही हम लोग देख रहे हैं पीएच स्केल पे। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो पीएच स्केल क्या होता है, ये श्रिंक कर जाता है, तो पीएच स्केल श्रिंक्स, ठीक है। अब इसी का जस्ट उल्टा अगर हम लोग कर दें, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, तो डिक्रीज करने पे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो डिक्रीज करने पे टेम्परेचर अगर हम लोग घटा दें, तो Kw का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। और Kw घट गया तो एज्यूम करते हैं कि Kw घट के हो गया हमारा, मान लो टेम्परेचर हम लोग कर दिए, रूम टेम्परेचर 25 था, तो हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस कर दिए, टेम्परेचर घटा दिया यहाँ पे। तो Kw घट के मान लो हो गया हमारा 10⁻⁻15 हो गया, चलो। तो अगर 10⁻⁻15 हो गया, तो इस केस में देखोगे कि हमारा pH प्लस POH का सम होना चाहिए किसके बराबर, 15 के बराबर। तो इस बार हमारा देखो न्यूट्रल, ये जो रेंज आ जाएगा pH का, ये 0 से 15 के बीच में हो गया, और न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा अब हमारा 7.5। तब एसिडिक
0 से 7.5, एसिडिक का रेंज देखो बढ़ गया, बेसिक का रेंज भी उसी तरीके से बढ़ गया, देख रहे हो ना। तो अगर टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज किए तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से पीएच स्केल क्या हुआ, एक्सपैंड किया या श्रिंक किया, बोलो। expand, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि पीएच स्केल एक्सपैंड्स, ये ध्यान रखना। तो टेम्परेचर अगर घटाओगे तो पीएच स्केल एक्सपैंड कर जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो पीएच स्केल श्रिंक कर जाएगा। और अगर कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है तो रूम टेम्परेचर वाला लोगे, और रूम टेम्परेचर में हमको पता है पीएच का रेंज क्या होता है, 0 से 14, ठीक है। तो ये हमारा पीएच स्केल कैसे टेम्परेचर के साथ वैरी करेगा वो चीज है। ये शायद तो 10th में पढ़े होगे ना तुम लोग, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। पढ़े थे ये 10th में? no sir, ये था शायद, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो था ही पीएच स्केल पे। चलो ठीक है, नोट कर लो। हो गया? yes sir, शुभम, यस सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर, मेरा एक बार पढ़ा हुआ है। अच्छा, चलो तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब न्यूमेरिकल पे ही जाएंगे हम लोग, पीएच कैलकुलेशन पे। उससे पहले एक और चीज है, रिलेशन बिटवीन, ये हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन के ए, के बी एंड के डब्ल्यू फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए एक स्पेशल रिलेशन होता है के बी और के डब्ल्यू के बीच में, ठीक है। तो वो क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं हम। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो जैसे मान लो अगर हम लोग ये कोई भी एक कॉन्जुगेट लेते हैं, कोई भी एक एसिड लेते हैं, वीक एसिड, चलो मान लो एसिड ले लिया हम लोग HA। तो HA हमारा यहाँ पे एसिड है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर बनाओगे तो ये क्या देगा, कंसंट्रेशन H प्लस एक्वस और प्लस A माइनस एक्वस, ठीक है। अब HA अगर एसिड है हमारा, ठीक है, तो ये A माइनस इसका क्या हो जाएगा, इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक है। अब इस यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो K का जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो K का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है। तो ये K का एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग ये जो कॉन्जुगेट बेस है A माइनस, इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे, इसका अगर हम लोग मान लो ये जो A माइनस है, देखना A माइनस इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो अगर वो कॉन्जुगेट बेस है तो कॉन्जुगेट बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ से ये वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और वाटर से H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बना लिया, HA बना लिया, और यहाँ से वाटर का OH माइनस रिलीज हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका बेस का क्या लिखेंगे हम लोग, KB लिखते हैं। तो KB का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और बाय कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। वाटर का तो एक्सप्रेशन में लिखते नहीं है हम लोग, तो ये KB का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे देखना HA और A माइनस, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तब यहाँ से जब एक्सप्रेशन हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं बेसिकली, तो K इंटू KB जब करोगे, एसिड का K और उसके कॉन्जुगेट बेस का KB, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर लोगे तो प्रोडक्ट में देखोगे ये क्या आ जाएगा, A माइनस कैंसिल आउट हो गया, HA कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या जाएगा, सिंपली हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस।
और यही कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ये किसके बराबर होता है? KW होता है ना, याद है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ से रिलेशन मिल गया ना हमारा कि K इंटू KB इज इक्वल टू KW। ये किसके लिए ये वैलिड है रिलेशन? कोई भी एसिड या कोई भी बेस के लिए वैलिड नहीं होगा, समझ रहे हो बात? किसके लिए वैलिड है? फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ये रिलेशन वैलिड होता है, K इंटू KB इज इक्वल टू KW। ठीक है, और अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रिलेशन अगर अप्लाई करना है हमको, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस हमको डेटा पता है KW का कितना होता है, तो K इंटू KB हम लोग लिख सकते हैं इसको 10⁻⁻14 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है तो ये हम लोग रूम टेम्परेचर एज्यूम करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमको ऐसा दे दिया कि PKB हमको गिवन है फॉर CN माइनस जो है ये 4 दिया हुआ है हमको, PKB। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में PKA फॉर HCN, बता सकते हैं हम लोग? PKB हमको CN माइनस का 4 दिया हुआ है, PKA फॉर HCN पूछा गया है, कर सकते हो या नहीं बताओ? तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि HCN और CN माइनस ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं या नहीं है, बताओ तो। HCN और CN माइनस ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, यस सर। तो आराम से ये रिलेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, K इंटू KB इज इक्वल टू KW। और कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो रूम टेम्परेचर मान के सॉल्व करो। तो यहाँ से K इंटू KB ये 10⁻⁻14 है, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं PK प्लस PKB इक्वल टू 14 के बराबर लिख सकते हैं इसको। माइनस लॉग ले लोगे दोनों साइड तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम लोग इस फॉर्म में। तो PK प्लस PKB इज इक्वल टू 14। तो PKB अगर दिया हुआ है तो PK नहीं निकाल लोगे, 14 माइनस PKB कर लो यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर यहाँ से दे सकते हैं। इसका PK ये 14 माइनस क्या कर दोगे 4, ये आ जाएगा 10 हो गया इसका आंसर, समझ गए? तो ये डायरेक्ट हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं? कोई भी दो अलग अलग एसिड और बेस दिया होगा तो उसमें हम लोग यूज नहीं करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा तभी ये रिलेशन अप्लाई करना। तुम लोग का टेस्ट था ना कल? हेलो, टेस्ट दिए थे सब लोग? Yes, sir. सुन, कैसा गया टेस्ट? कितना स्कोर आया तुम लोगों का? बना क्वेश्चन GOC का? बोलो। हेलो, क्वेश्चंस बनाए GOC के टेस्ट में? Yes, sir. एक ही लोग बनाया, बाकी लोग? यस सर। बना, कितना स्कोर आया केमिस्ट्री में? 100 में कितना? अब कोई नहीं बोल रहा है। हिमांशु तुम्हारा कितना आया? सिर्फ 44 था। मतलब पेपर तो आसान था GOC में तो आसान सभी क्वेश्चंस था। नोमेनक्लेचर नहीं बना, क्या नहीं बना? सर केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें सिली मिस्टेक्स हो गया था ज्यादा। एक टॉपिक तो था तुम लोगों का जो थोड़ा सा पहले पढ़े हो, बाकी तो रनिंग में ही था। केमिकल इक्विलिब्रियम इतना डिफिकल्ट थोड़ी है। सोएब तुम्हारा कितना है?
सर हम दिए ही नहीं थे ठीक से सर, कहीं कहीं जाना था हमको तो आधे ही दिए थे, खाली फिजिक्स बनाया था। वाह, तुम फिजिक्स ही बनाए सर। रुचिका? Yes, sir. कितना आया? 49. मतलब सबका वैसे ही है? इतना डिफिकल्ट था क्या पेपर? शुभम? सर 36। पेपर डिफिकल्ट था क्या? Sir, कुछ मिस्टेक हो बोलो। गया। मिस्टेक हो गया? तुम लोग देखे क्वेश्चंस फिर से वापस से बनाए? देख लेना, अगर उसमें कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना अगले क्लास में। चलो ठीक है, यहाँ तक लिख लियो सब लोग? हेलो, यहाँ तक हो गया है? आगे बढ़े? आगे बढ़े? Yes, sir. चलो, तो ये पीएच निकालने का तरीका, मतलब पीएच स्केल कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए के और के बी और के डब्ल्यू में क्या रिलेशन होता है, ये सब चीज ध्यान रखना। अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे बढ़ते हैं आगे। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले हमको पीएच ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच में अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में सबसे पहले हम लोग बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच निकालना है हम लोगों को। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के पीएच निकालने हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हमको पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? 100% डिसोसिएट कर जाता है अपने आयंस में, यस और नो? कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो उसका अल्फा तो 1 ही होता है। तो अल्फा 1 है, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड लिए वो पूरा पूरा अपने आयंस में टूट जाएगा। तो इसमें जैसे मान लो अगर हमको दिया हुआ है कि केस 1 अगर लें, इसमें 10⁻⁻2 मोलर HCl, इसका पीएच अगर तुमसे पूछा गया है तो ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है या नहीं? Yes, HCl sir. तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl देखोगे ये अपने 100% आयनाइज हो जाएगा H+ और Cl- में। तो पीएच बेसिकली हमको निकालना है यहाँ पे, तो पीएच माइनस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो H+ का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको? 10⁻⁻2 ही मिल जाएगा। और Cl- भी 10⁻⁻2 मोलर, क्योंकि ये पूरा पूरा टूट गया। तो यहाँ से पीएच क्या आ जाएगा इसका? माइनस लॉग, और कंसंट्रेशन H+ का है 10⁻⁻2, तो पीएच मिल गया यहाँ से 2। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच तो डायरेक्टली हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमको ये दिया हुआ है 10⁻⁻4 मोलर H2SO4, इसका पीएच बताना है। करो तो, पीएच क्या होगा? 10⁻⁻4 मोलर H2SO4 का पीएच पूछा गया है। कितना हो गया पीएच? Sir, 3.7.
3.7 और किसी का आया? यस सर 3.7। 3.7 चलो देखते हैं। H2SO4 कैसे टूटेगा? H2SO4 अगर टूटेगा तो यहां से देखोगे 2H प्लस, यही होगा ना? Yes, sir. तो ये 2H प्लस मिलेगा, तो 10 टू द पावर -4 H2SO4 से कितना H प्लस मिल जाएगा वहां पे? 2 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो लॉग सॉल्व करो, उसका कितना आ रहा है? माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर -4 लोगे तो 4 माइनस लॉग 2 कर लो। 4 माइनस लॉग 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? लॉग 2 का वैल्यू 0.3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 0.3 3.7 आ जाएगा। समझ गए? हेलो? Yes, sir. चलो नेक्स्ट लिखो तो इसमें नेक्स्ट है 10 टू द पावर -8 मोलर HCl का पीएच निकालना है। नेक्स्ट नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 टू द पावर -8 मोलर HCl का पीएच पूछा गया है। टेन टू द पावर -8 मोलर HCl का पीएच। हो गया? क्वेश्चन लिखे हो सब लोग? Sir, 8. 8 मतलब HCl क्या है, एसिड है या बेस है? ये बताओ, HCl एसिड है या बेस है? Sir, acid. एसिड का पीएच 7 से ज्यादा हो सकता है क्या रूम टेम्परेचर पे? सेवन से ज्यादा होगा? No, sir. तो फिर 8 बोल रहे हो। 8 पॉसिबल है क्या? किसी भी एसिड का पीएच रूम टेम्परेचर पे 8 लिख सकते हो? कोई भी गलत बोल देगा उसको। सोचो उसमें कुछ सोचो, 10 टू द पावर -8 है तो कैसे करेंगे? उनको पता है कोई भी एसिडिक सब्सटेंस होगा तो उसका पीएच 7 से बिलो ही रहेगा, 0 से 7 के बीच में लाई करता है। 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, 7 से ऊपर जरा भी पीएच गया तो वो बेसिक सब्सटेंस होगा। तो 10 टू द पावर -8 मोलर HCl अगर लिया गया है तो उसका पीएच बताना है। ये बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, 10 टू द पावर -8 मतलब वेरी डाइल्यूट फॉर्म। किसी का आया क्या? कोई बता सकता है यस इसको? सर कितना है? 6.96। 6.96। देखो इस टाइप के केसेस अगर कहीं भी मिलेंगे, स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को कुछ? हेलो? Yes, sir. एक मिनट रुकना। चलो, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या दिए हैं। क्वेश्चन है हमारा 10 टू द पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन, इसका पीएच पूछा गया है।
तो 4 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, 8, 7, 6.96 और डी है 6.04। अब HCl हमको पता है एक एसिडिक सब्सटेंस है, डायरेक्टली अगर पुट कर दोगे यहाँ पे pH इज इक्वल टू, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पे HCl से जो H प्लस आने वाला है ये तो हमको पता है, HCl से जो H प्लस आएगा ये 10⁻⁸ मोलर ही आएगा। अब ये अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है, बिकॉज किसी भी एसिडिक सब्सटेंस का रूम टेम्परेचर पे pH जो है वो 7 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो दूसरा यहाँ पे H प्लस और कहाँ से आ रहा होगा ये बताओ तो, और कहीं से आ रहा होगा वाटर से। हिमांशु? वाटर वाटर से। से, क्योंकि वाटर हमको पता है सेल्फ आयोनाइज करता है, तो इसका जब भी एक्वा सॉल्यूशन ही बना है यहाँ पे तो हमको पता है H प्लस वाटर से भी आता है, और वाटर से रूम टेम्परेचर पे कितना H प्लस आता है ये भी हमको पता है, कितना आता है 10⁻⁻7 मोलर। अब यहाँ पे खुद देखो तुम लोग, HCl से जो H प्लस आ रहा है वो 10⁻⁸ आ रहा है, और वाटर से जो H प्लस आ रहा है 10⁻⁷ आ रहा है, कौन सा ग्रेटर है यहाँ पे? कहाँ से ज्यादा वैल्यू मिल रहा है हमको? -7। वाटर से। वाटर से। तो यहाँ पे देख रहे हो वाटर जो है इनफैक्ट ज्यादा कंसंट्रेशन H प्लस का प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जब भी H प्लस लिखेंगे ना इस तरीके में, तो H प्लस हम लोग टोटल लेंगे, क्योंकि वाटर से H प्लस कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू एसिड। यहाँ पे टोटल H प्लस कैलकुलेट कर लोगे 10⁻⁸ और -7, तो यहाँ पे कॉमन ले लोगे, 10⁻⁸ कॉमन आ गया, यहाँ 1 और प्लस इस जगह पे क्या पुट कर दें, 10 पुट करें, तो ये क्या आ जाएगा 11 इंटू 10⁻⁸ मोलर टोटल। ठीक है, तब इस केस में अब देखो ये pH जब पुट करोगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ पे अब टोटल वाला लेंगे हम लोग, तो टोटल वाले में पुट करोगे तो यहाँ से देखो लॉग 11 इंटू 10⁻⁸, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 माइनस लॉग 11, और लॉग 11 का वैल्यू, लॉग 11 भी याद रखो 1.04 होता है, तो ये देखो 8 माइनस 1.04 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा देख लो 6.96। तो इसका pH हमेशा जो है वो 7 से बिलो ही रहेगा। ये 10⁻⁸ मोलर HCl लिए थे, ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट, इसलिए इसका pH जो आने वाला है वो 7 के बिल्कुल बहुत ही क्लोज आएगा, तो इसलिए ये 7 से कम ही रहेगा, लेकिन क्योंकि एसिडिक सब्सटेंस है उसका pH 7 से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो 7 से बिलो ये क्या आ जाएगा आंसर इसका 6.96। ठीक है, एक्चुअली देखो इस ये 10⁻⁻2 वाले में भी हमको H प्लस का, H प्लस जो है वो वाटर से जो आ रहा था वहां भी ऐड करना चाहिए, सब जगह ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो H प्लस जो HCl से आ रहा है ये हमारा 10⁻⁻2 आ रहा है, और H प्लस जो वाटर से आ रहा है इस केस में भी आ रहा होगा वाटर से, वाटर से जो H प्लस आ रहा है ये कितना आ रहा है 10⁻⁷ आ रहा है। तो जब H प्लस टोटल तुम लिखोगे तो खुद देखो यहाँ पे एक है 10⁻⁻2 और एक है 10⁻⁻7, इसमें ऐड करोगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? 10⁻⁻2 में तुम 10⁻⁻7 ऐड करोगे भी तो कोई फर्क पड़ेगा ये बताओ, बोलो। नो सर। वो तो 10⁻⁻2 के रेस्पेक्ट में 1 लाख गुना कम है, 10⁵ टाइम्स कम है, मतलब 1 लाख टाइम्स कम है, तो उसमें तुम ऐड भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो नियरली 10⁻2 के बराबर ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग वो ऐड नहीं भी करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ऐसे कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर H प्लस का कंसंट्रेशन एसिड से जो H प्लस आने वाला है अगर ये इस रेंज में रहे 10⁻⁻6 के रेंज में रहे, या 10⁻⁻7 के रेंज में रहे, या 10⁻⁸ के रेंज में रहे, तो इस तरह के वैल्यूज में तुमको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो वाटर से आ रहा है ये भी तुमको ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात? क्योंकि इस टाइप के डेटा में देखो ये वाटर से जो H प्लस आता है ये 10⁻⁷ आता है, तो ये क्या है इन सब के रेस्पेक्ट में ये वाटर वाला जो कंसंट्रेशन है H प्लस का वो कंपैरेबल वैल्यूज में आया, तो यहाँ पे तुमको ऐड करना पड़ेगा इन सभी वैल्यूज में। ठीक है, क्योंकि वाटर से जो H प्लस आ रहा है वो उसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करने वाला वैल्यू नहीं है,
लेकिन एस टाइप के वैल्यूज में जहां पे देखोगे 10⁻⁻2 है, -3 है, -4 भी है इनफैक्ट, तो उसमें तुम 10⁻⁷ ऐड भी करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो उसके वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं होगा कुछ भी, तो कैलकुलेशन करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं? हेलो, क्लियर हुआ ये चीज? सर 10⁻⁻5 वाला केस में डायरेक्ट लिख सकते हैं? -5 में भी लिख सकते हो, उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा। -5 वाले में भी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो जब लॉग लोगे तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। समझ रहे हो बात? कैलकुलेट करके ऐसा देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उतना ज्यादा, ठीक है। लेकिन -6 -7 अगर रहेगा या -8 रहेगा तो उसमें कंपल्सरी है कि तुमको वो कंसिडर करना पड़ेगा H+ का, ठीक है। यस सर। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन 10⁻⁸ अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो तुम डायरेक्ट अगर पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा, वो 8 बोलोगे ही तुम, तो वो तो गलत हो गया ना। एसिड का pH कभी भी 7 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये चीज यस ध्यान सर। रखना। तो pH स्ट्रॉन्ग एसिड का हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो H+ का डायरेक्ट एसिड से ही मिल जाएगा हम लोग को कंसंट्रेशन, और देख लेना अगर H+ का वाटर से जो कंसंट्रेशन आ रहा है वो अगर कंपेरेबल वैल्यूज में है तो उसको ऐड करना, नहीं है कंपेरेबल वैल्यूज में, नेग्लेक्ट करने लायक है तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, और डायरेक्ट pH माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ से आ जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस है। इसमें देखो किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। अब एक वीक एसिड वाला केस ले लेते हैं। देखो pH ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला हो जाएगा ना, अब इसमें तो और कुछ है नहीं, बन जाएगा ना स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस, बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट देखो pH फॉर वीक एसिड्स, वीक एसिड्स वाला केस। तो वीक एसिड में हमको पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो डायरेक्ट लिख लिए हम लोग क्योंकि वहां पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा था, डायरेक्ट वो पूरा पूरा आयनाइज कर रहा था, तो वहां से H+ डायरेक्ट मिल रहा था। लेकिन वीक एसिड के केस में क्या है, हमको एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे HA कोई भी वीक एसिड ले लिए एक्वस, तो ये आयोनाइज करेगा ये H+ एक्वस और A- एक्वस, तो यहाँ पे हमको क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, चलो क्वेश्चन है हमारे पास कि ये HA का कंसंट्रेशन 8 मोलर लिया गया है, ठीक है, और K जो है इसका, इस HA का वीक एसिड का 2 × 10⁻⁸ है, तो इसका pH हमसे पूछा गया है, ठीक है, pH क्या होगा। तो एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिर तुम लोग सॉल्व करना। तो अगर इसका कंसंट्रेशन 8 मोलर लिए हम लोग, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, 0 0 होगा, यस और नो? Yes, sir. तो अब यहाँ पे देखना, इसका अगर हम लोग एज्यूम करें कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसका अल्फा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये एज्यूम कर लेते हैं हम लोग अल्फा है, तो अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा है, अगर 8 मोलर लिए हैं, ये डिसोसिएट कितना करेगा, 8 - 8 अल्फा एट इक्विलिब्रियम, 8 अल्फा डिसोसिएट कर गया तो बचेगा कितना, 8 - 8 अल्फा इसका बचा हुआ होगा, यस और नो? H+ कितना फॉर्म करेगा यहाँ पे, 8 अल्फा, और A- कितना फॉर्म करेगा यहाँ पे, कितना फॉर्म करेगा, ये C इनिशियल है और ये C एट इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कितना फॉर्म करेगा A-, ये भी 8 अल्फा, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. अब K का एक्सप्रेशन क्या होता है, किसी भी एसिड के लिए K अगर लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ A- और बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है। अब यहाँ देखना, कंसंट्रेशन ऑफ H+ हमको पता है 8 अल्फा, A- ये भी 8 अल्फा, और HA 8 × 1 - अल्फा, और ये K के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से 8 8 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 8 अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा। अब तुम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी एक अप्रोक्सीमेशन लेने बताया है
कि वीक एसिड्स के केस में यहाँ देखो इसका के कितना कम है, 2 × 10⁻⁸ है। तो अगर के इसका बहुत ही कम है, के का वैल्यू क्या है, वेरी वेरी लो है ये। ठीक है, तो के अगर लो है तो इसका अल्फा क्या होने वाला है, बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि के ही बताता है ना, के का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई है तो वो एसिड स्ट्रांग होगा, के का वैल्यू अगर बहुत ही कम है तो वो बहुत ही वीक एसिड होगा। वीक एसिड होगा तो उसका मतलब उसका जो अल्फा होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वो बहुत ही कम होगा। तो अल्फा अगर बहुत ही कम है तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं हम लोग, अल्फा इज मच मच लेस देन 1, याद है? ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में भी ये चीज हम लोग देखे थे। तो अल्फा अगर 1 से बहुत ही छोटा है तो 1 माइनस अल्फा क्या लेंगे, नियरली इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहाँ से देख लो ये के है, तो यहाँ से 1 माइनस अल्फा अगर नियरली 1 के बराबर ले लिए तो अल्फा ये क्या आ जाएगा, √k/8। के का वैल्यू हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। के का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताओ तो। हेलो, के कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁸ और बाय 8 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1/4 आ गया। तो ये अंडर रूट ले लोगे, 1/2 × 10⁻⁴ मोलर। ये आ गया अल्फा का वैल्यू। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? हेलो, नो सर। तो अल्फा ये हम लोग √k/इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड से निकाल लिए। अब एक्चुअली क्वेश्चन में हमसे पीएच पूछा गया, तो पीएच निकालने के लिए हमको क्या चाहिए यहाँ पे, ये बताओ। पीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H+. H+। और कंसंट्रेशन ऑफ H+ किसके इक्वल है, बताओ तो यहाँ पे। कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो है इक्विलिब्रियम पे, वो किसके बराबर है, 8 अल्फा। 8 अल्फा। तब देखना यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ देखना यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ है ये 8 अल्फा के बराबर। तो 8 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है, 1/2 × 10⁻⁴। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, 4 × 10⁻⁴, ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ मिल गया। ठीक है, अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ मिल गया तो यहाँ से पीएच नहीं निकाल सकते हो, पीएच आ जाएगा इस केस में, बोलो। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 4 - log4। log4 का वैल्यू कितना होगा हिमांशु, बताओ। 0.6। 2 log 2 लिखोगे तो 0.3 × 2 कर दोगे 0.6। तो 4 - 0.6 कितना हो जाएगा, 3.4। तो इसका पीएच हो गया 3.4। कोई दिक्कत? तो वीक एसिड के केस में इस तरीके से सॉल्व करना है तुमको। इक्विलिब्रियम पहले लिखना है तुमको, के दिया रहेगा उस वीक एसिड का, इनिशियल कंसंट्रेशन भी दिया रहेगा। तो एक बार उस के और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड को यूज करके अल्फा निकाल लेना पहले, मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। और उसके बाद अल्फा निकालने के बाद ही हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकाल पाएंगे, इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, और उसके बाद पीएच निकलेगा। समझ गए? तो इतना चीज तुमको करना पड़ेगा वीक एसिड्स के केस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में तो वो पूरा पूरा डायरेक्टली H+ वहां से मिल जा रहा था हमको, क्योंकि वो अल्फा 1 एज्यूम कर लेते थे। वीक एसिड के केस में अल्फा 1 एज्यूम नहीं कर सकते ना, अल्फा तो बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करके इस तरीके से सॉल्व करना होगा। समझ गए प्रोसेस कैसे करना है? इसमें तो सर डायरेक्ट रिलेशन ही यूज करके भी निकाल सकते हैं ना, अल्फा इक्वल टू √k/, जितना कंसंट्रेशन दिया होगा। हाँ, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का रिलेशन यूज कर सकते हो, बट वो रिलेशन देखना वैलिड होता है सिर्फ मोनोबेसिक एसिड के लिए या मोनो एसिडिक बेस के लिए, है ना। अगर डायोबेसिक दिया होगा तो फिर एक्सप्रेशन चेंज होगा। समझ रहे हो बात? यस सर। तो वो फिर तुमको उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होगा। तो एक बार एसिड्स का भी या बेसिस का भी ध्यान रखना होगा तुमको। तो मोनोबेसिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको डायरेक्टली हम लोग अंडर अल्फा इज इक्वल टू √k/c से निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर डायबेसिक होगा
तो उस केस में तुमको लिख के ही करना पड़ेगा फिर, क्योंकि एक्सप्रेशन डायरेक्ट वहां पे यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। यस सर। तो एक बार वो चेक कर लेना। बाकी ऐसे प्रोसेस देखो, प्रोसेस कैसे कर रहा है वो हर एक केस में प्रोसेस ही अप्लाई होगा, कोई भी केस दिया हो। तो वीक एसिड्स का इसी तरीके से और भी केसेस हम लोग अगले क्लास में और आगे कंटिन्यू करेंगे। देख लो एक बार इसमें, अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, जितना बताएं आज। बाकी अगले क्लास में और भी क्वेश्चंस हम लोग अभी तो स्टार्ट किए हैं पीएच कैलकुलेशन, नेक्स्ट क्लास में और भी इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, है ना। पूछना है इसमें किसी को कुछ, अगर नहीं समझ आया तो। रवि, यस सर। एक बार तुम देख लेना अच्छे से, अभी तो आयनिक का 2 ही क्लास हुआ है, इससे पहले एक क्लास हुआ था, ठीक है। तो वो लेक्चर देख लेना, तुम उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके सर। और जो भी डाउट आएगा वो पूछ लेना, डाउट अगर कुछ आ रहा है तो। अभी 2 ही लेक्चर हुए हैं, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है इसमें, ठीक है ना। एटलीस्ट जो टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना क्लास करने का। तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो एक लेक्चर इससे पहले हुआ है बस, तो उसका लेक्चर मिल जाएगा तुमको, तो वो देख लेना। उसके बाद आगे जो भी डाउट आएगा उसको क्लियर कर लेना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले कर लेना कंप्लीट, सुन रहे हो ना। सर सुन रहे हैं। चलो बाकी और किसी को कुछ पूछना है इसमें। आयुष, नो सर। अभिषेक, नो सर। चलो फिर तो क्वेश्चंस अगले क्लास में कराएंगे हम, ठीक है। और भी केसेस इसके कवर करेंगे पीएच कैलकुलेशन के, तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। एंड कर रहे हैं आज का क्लास।